आज मैं आपसे 2 प्रश्न करती हूँ। पहला, पेरिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? और दूसरा, यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो सबसे अहम मुद्दा क्या है? चलिए, आपको जवाब भी दे देते हैं। पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है अज़रबैजान की जो कैपिटल है, बाकू को। और यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सबसे अहम मुद्दों में से बात की जाए, तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस से संबंधित। यदि हम थॉमस फ्रीडमैन की पुस्तक वर्ल्ड इज फ्लैट को पढ़ें, तो थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है कि आज हम कोल्ड वॉर एरा से क्लाइमेट एनर्जी एरा में पहुंच चुके हैं। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है क्लाइमेट एनर्जी टॉक्स और नेगोशिएशंस। The seas will rise over the next 400 years, 1/8 of an inch, which means basically you have a little more beachfront property, okay? All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. He said the concept of global warming was created by and for the Chinese. I'm not a big believer in man-made climate change. तो आज इन दोनों ही चीजों को हम जोड़ करके बात करेंगे। अगली कॉन्फ्रेंस जो है वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होने वाली है। और एक कोइंसिडेंस है, जैसा मैंने बताया, बाकू इज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। और यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ होने वाला है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो हुआ था 2015 में। और उसके बाद 2016 में इसी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया गया कि सन 2025 तक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो एक कंसेंसस अचीव करेगी। किस चीज पर? क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। अब जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हैं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं और शायद उनको समझना एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो अब जो नेगोशिएशन होने वाला है, वो होने वाला है क्लाइमेट फाइनेंस। और आपको जानकारी होनी चाहिए एक टर्म की, जिसे कहते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। आई एम रिपीटिंग, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। और इसमें लक्ष्य क्या है? इसमें लक्ष्य ये है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो है क्लाइमेट फाइनेंस। और क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के एक नया एम्बिशियस टारगेट अचीव किया जाए। और उसका जो एक बेस अमाउंट है, वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और उसके ऊपर हम कहाँ तक इस एम्बिशन को ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ अजरबैजान या बाकू, उसके बारे में भी आप कुछ अन्य चीजें भी जान सकते हैं। ये क्षेत्र जो है जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साउथ कॉकेशस रीजन है, इसके ऊपर नॉर्थ कॉकेशस रीजन है, जहाँ पर जॉर्जिया है, जहाँ पर चेचनिया है, दागिस्तान है। और जो भी लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, वो समझते होंगे कि ये कितने सेंसिटिव क्षेत्र हैं। साथ ही कैस्पियन सी, जो एक मेजर सोर्स है ऑयल एंड गैस का, वो भी बाकू उसी के किनारे है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अजरबैजान पिछले कुछ सालों में न्यूज में रहा। हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी कि जो ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट थे, तो वो अजरबैजान गए थे। ईरान से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है, और लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। We begin with Iran and the tragic developments there. A helicopter crash that resulted in the death of their president and foreign minister. The chopper went missing yesterday. Today the worst was confirmed. Tehran has declared 5 days of mourning. दूसरी बात है कि अजरबैजान और उसका जो पड़ोसी देश है, उसमें नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के विवाद है, उनके बीच में वॉर भी हुए। यदि हम भारत से इन देशों के संबंधों की बात करें, तो जो आर्मीनिया है, उसके साथ हमारे संबंध
काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट भी है वो आर्मीनिया को जा रहा है और अज़रबैजान के साथ हमारे संबंध बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन चूँकि अज़रबैजान की घनिष्ठता टर्की के साथ है और हम जानते हैं कि भारत और टर्की के बीच में कोई बहुत ही मित्रतापूर्ण स्ट्रैटेजिक रणनीतिक संबंध नहीं है, तो इसलिए अज़रबैजान में यदि कहा जाए तो भारत के साथ कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत डीप रिलेशनशिप नहीं है। तो ये तो कुछ सामान्य बात हो गई। पर अब हम मुद्दे की बात करते हैं। रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ और इस समिट में आया यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो एक मेजर कारण है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का काफी गहरा जो संबंध है वो है फॉसिल फ्यूल से। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में दो एग्रीमेंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और जिसके कारण ओजोन होल की समस्या उत्पन्न हुई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर आसानी से उसको हटाने के लिए आसानी से सहमति भी बन पाई और उसका प्रमुख कारण ये था कि केवल एक टेक्नोलॉजिकल चेंज चाहिए था। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना एक काफी कॉम्प्लेक्स जटिल सा मुद्दा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का संबंध या ये जो प्रश्न है ये केवल टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल चेंज। आप जानते ही हैं कि हमारी जो लाइफ है वो फॉसिल फ्यूल्स पर कितना ज़्यादा निर्भर करती है और एक लाइफ स्टाइल चेंज का मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एम्फेसिस किया ग्लासगो में कि हमको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिटिक्स है उसके दो प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो मिटिगेशन का है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन खत्म किया जाए और इस संदर्भ में जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई दुबई में वहां पर एग्रीमेंट हुआ, एक कंसेंसस आया कि अल्टीमेटली हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका केवल फेज डाउन नहीं करेंगे, हम उनको फेज आउट करेंगे। और अब दूसरा मुद्दा जो रहा वो है क्लाइमेट फाइनेंस का। तो समस्या कहाँ पे खड़ी उठती है? समस्या खड़ी उठती है डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को अपना विकास करना है। अब जब उनको विकास करना है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विकास का वो रास्ता अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं या हमें इस बात की लग्जरी नहीं है जैसा कि विकसित देशों के पास था। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रंटलैंड कमीशन आया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, यानी अब यदि हमें विकास करना है तो हमें ये भी देखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके करना है। यहाँ मैं बात करना चाहूंगी महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया कि द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच वेस्टर्न कंट्रीज हैव एडॉप्टेड in the last 200 years, if rest of the countries also adopt the similar model of development, even 9 more earths will not be sufficient. तो क्लाइमेट चेंज की जब हम पॉलिटिक्स का डिस्कशन करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं और अगर हमें उन टेक्निकल टर्म्स को लेकर के सहूलियत नहीं है, समझ नहीं है, तो शायद हम कहीं खो जाते हैं। तो दो टर्म्स पर आपको काफी क्लियर होना चाहिए कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या अंतर पाया जाता है। अब ये रियलाइज किया गया कि यदि ये जो एग्रीमेंट है ये पूरी तरीके से वॉल्यूंटरी रखा जाता है तो शायद हम जो हमारा गोल है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते और जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनके आधार पर किसी भी कीमत पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना बढ़े। तो ये हमारा एक लक्ष्य है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ कियोटो प्रोटोकॉल का, और कियोटो प्रोटोकॉल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्हें एनेक्स कंट्रीज कहा गया
उनके ऊपर एक लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट था कि वो कार्बन या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन खत्म करेंगे। साथ ही दे शुड बी सपोर्टिंग द डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स एडेप्टेशन। जब से ये बाध्यकारी ट्रीटी आई, तभी से यूएसए जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहा और यूएसए क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर चला गया। धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिक्स है उसे आप ग्लोबल कैपिटलिज्म से सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। और जैसे जैसे ब्रिक्स कंट्रीज का राइज हुआ, वैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज ने सिर्फ क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आरंभ कर दिया। और यूएसए ने ऐसा रुख अपनाया कि जो इंडिया और चाइना है, ये जो मेजर एमिटिंग कंट्रीज हैं, इनको भी लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट के अंतर्गत लाया जाए। कोपेनहेगन समिट 2009 काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसके बाद से जो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस हैं उसकी दिशा बदल गई। उससे पहले का सिद्धांत क्या था? उससे पहले का सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक तरीके से जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएशन था वो समाप्त हुआ और ये एग्री किया गया कि सभी लोग मिटिगेशन का अटेम्प्ट करेंगे, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिटिगेशन करना पड़ेगा। यानी हमारा जो एक स्कोप है ग्रोथ का, उस पर एक तरीके से लगाम लगना आरंभ हो गया। और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में एक डाइल्यूशन हुआ कि अब ये किसी के लिए भी लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें वो ही सुविधा अब मिलेगी, यानी कि इनके जो मिटिगेशन टारगेट्स को भी वॉल्यूमेंट्री बना दिया गया। 2010 में कैनकुन में कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा कि वो इंश्योर करेंगे कि अगले 20 वर्षों में प्रत्येक साल 100 बिलियन यूएस डॉलर का वो फाइनेंस प्रदान करेंगे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी मिटिगेशन टारगेट ले लिया है। इसके बदले में जो बार्गेन था कि ये लोग सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो भी टारगेट्स हम देखते हैं, जो भी हम वास्तविक प्रक्रिया देखते हैं, तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है। जितना प्रॉमिस किया गया उससे बहुत ही कम क्लाइमेट फाइनेंस आया। और क्लाइमेट फाइनेंस को किस तरीके से क्वांटिफाई किया जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्लाइमेट के प्रति कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने यहाँ कोई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की और अपने यहाँ के ही कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसको भी क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो एक लड़ाई का ये मुद्दा उत्पन्न होता है कि क्या इसे क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाएगा? यानी अब हमें एक ऐसे फॉर्मूले की तलाश है जिसमें चीजों को क्वांटिफाई किया जाए, क्लियरली डिफाइन किया जाए कि आप किस एक्टिविटी को क्लाइमेट फाइनेंस मानेंगे और किस एक्टिविटी को क्लाइमेट फाइनेंस नहीं मानेंगे। तो आपको जब भी आप बाकू के संदर्भ में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा एंड होपफुली कोपेनहेगन does not get repeated, and it is high time that developing countries should express the much needed solidarity. Otherwise, it will not be possible to achieve the target. साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहती हूँ ताकि आप अर्जेंसी को लेकर के कॉन्शियस हो कि 2025 पीक ईयर है, इसके बाद जो एमिशन है वो नहीं बढ़ने चाहिए और 2030 तक टू इंश्योर कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल, हमें ये इंश्योर करना है कि ये रिडक्शन 43% कम किया जाए। क्या ये संभव हो सकेगा और कैसे? यदि आपके पास कुछ उपाय है तो हमारे साथ शेयर करें।